So friends, once again, very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, today we are going to discuss the a new chapter that is electromagnetic induction. कुछ थियोरी कंसेप्ट मैं अभी आपको समझा रहा हूँ और उसके बाद हम कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. So the name of the topic, the chapter name is a EMI, that is a electromagnetic induction. So that is our topic. So इसमें मेन चीज क्या थी? तो मेन ये था कि जैसे कोई कंडक्टिंग वायर में से करंट पास होता है तो अराउंड द वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. मतलब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है. तो उसका अपोजिट इफेक्ट क्या पॉसिबल है? अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस. इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट, बट इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन इंपॉर्टेंट है. So when the magnetic flux linked with the closed loop vary, then electric current, electromotive force, that is a EMF, electric charge and electric field can induce when magnetic flux linked with any closed loop vary. When magnetic flux linked with any closed loop changes following quantities are induced. Number one, EMF induced होगा. चलो, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द इंड्यूस्ड EMF? कोई बताएगा व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड EMF? एनीबॉडी? किसी को पता नहीं है? So the induced EMF can be given by formula minus d phi by dt, where phi is the net magnetic flux linked with a coil or closed loop. You can find phi by this method. You can find the phi by B dot A if the B is constant. If the magnetic field is constant, then the formula to find the magnetic flux is equals to B dot A. If the coil is consists of n number of turns, if the coil is consist of n number of turns, then the net flux linked with the coil will be equals to NAB. If the coil consists of only 1 turn, then the flux linked with the coil can be given by only B dot A, if B is a constant. And if B is not constant, to find the magnetic flux, you have to apply the formula integration B dot dA. जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन E डॉट dA था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन B डॉट dA if B is not constant. So ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है.
for n number of coil, for a coil consist of n number of turns, अगर coil के n number of turns है, for a coil consist of n turns. So in this kind of situation, the formula of EMF will be minus n d phi by dt. And here, obviously, the phi is a flux linked with only 1 turn. Flux linked with only 1 turn. So that n phi becomes the total flux. So that n phi becomes the total flux. Flux linked with 1 turn. So this is the formula of induced EMF. Number 1. तो जब कोई क्लोज्ड लूप के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है एंड अगर वो वेराई होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, नंबर 1. नंबर 2, करंट भी इंड्यूस होगा. एंड इफ यू वांट टू फाइंड द इंड्यूस्ड करंट, तो सीधी सी बात है कि आपको क्या करना है इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने के लिए. तो जो आपका ईएमएफ है, आपका जो ईएमएफ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा. सो दैट विल गेट यू द इंड्यूस्ड करंट. सो फॉर्मूला में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डी फाई बाई डी टी था, जो मुझे ईएमएफ दे रहा था, तो उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो वो हमको इंड्यूस करंट देगा. और यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो क्या शो कर रहा है, कोई बताएगा मुझे? नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग हियर इज विच फैक्ट, कोई बताएगा मुझे? Here a negative sign indicates presence of लेंज लॉ. मतलब इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है वो ऑलवेज वेरिएशन, चेंज ऑफ फ्लक्स के जो वेरिएशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है. मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन सच मैनर दैट आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड इट विल अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स. मतलब अगर फ्लक्स डिक्रीज होता है, हो रहा है, तो उसको इंक्रीज, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको इंक्रीज करने का ट्राई करेगा. अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको डिक्रीज करने का ट्राई करेगा. सो दैट इज द लेंज लॉ. तो नेगेटिव साइन जो है ना, वो जस्ट वो चीज इंडिकेट करती है कि वो जहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो फ्लक्स के वेरिएशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है. अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर सोचते हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम सोचते हैं तो इट इज जस्ट अ डी फाई बाई डी टी. नेगेटिव साइन अगर हम निकाल देते हैं तो इट विल बी अ 1 upon r d phi by dt only. So this is the formula of the induced current. Apart from that, और एक चीज प्रोड्यूस हो सकती है, तो बोले क्या प्रोड्यूस होगा अभी, तो इंड्यूस्ड चार्ज भी प्रोड्यूस हो सकता है. नंबर 3, किसी को याद है इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला? तो अगर आपको इंड्यूस्ड चार्ज फाइंड करना है तो आपको जस्ट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द change in flux divided by the resistance. So if you want to find the induced charge, then you have to just find out change in flux upon resistance. So this will give you the induced charge.
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. फ्रेंड्स, जब कोई क्लोज्ड लूप के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, चार्ज भी इंड्यूस्ड होगा, एंड नंबर 4 वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होगा. और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, जो चार्ज, देखो आपको पता है कि द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज. सो स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही करता है. बट ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो स्टेशनरी चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे. तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक से थोड़ा अलग है. स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो कंजर्वेटिव है, वो कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करता. बट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव नहीं है, उसमें क्लोज्ड लूप फॉर्म हो सकती है. ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि आपको ईएमएफ फाइंड करना है. एंड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल. आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो यहाँ पे ये जो ई है दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो अगर आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो एक बार अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड कर दोगे तो देन आफ्टर यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, and after application of this formula you will able to find the induced electric field. तो कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं, कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि ईएमएफ के बदले मैं लिख सकता हूं डी फाइव बाई डी टी. तो डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल. तो ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है कि मिल सकता है. यहाँ पे एक चीज नोटेबल ये है कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है द डिफरेंट देन द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अलग है, एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है. तो ये चीज आपको नोट डाउन करना है दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड has a different characteristic than the static electric field. चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज अ कंजर्वेटिव. It is not forming closed loop, while this induced electric field is a
नॉन कंजर्वेटिव and form a closed loop. तो जब कोई क्लोज्ड लूप के साथ फ्लक्स लिंक्ड जो हो रहा है उसमें वेरिएशन आएगा, तो वहां पे ये चार चीज पॉसिबल है कि प्रोड्यूस हो सकती है। हमने इसके भी कुछ स्पेशल केसेस देखे थे। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई रोड अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होके v वेलोसिटी के साथ मोशन में है, अगर कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड केस नंबर 1, ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे क्रॉस है। क्रॉस का मतलब क्या हुआ भैया, कोई बताएगा मुझे? आउटवर्ड। अरे बप्पू, क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है। और ये कोई मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड भी, मतलब क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड में बी इनवर्ड में बी आउटवर्ड। बट वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, उसके परपेंडिकुलर रह के हमारा ये जो रोड है वो v वेलोसिटी के साथ मोशन में है। अवर रोड इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, इसका वेलोसिटी v है, रोड का लेंथ l है एंड मैग्नेटिक फील्ड b है। तो किसी को याद है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? याद है किसी को? एनीबडी? बाबा लंगोटी याद है? दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली when b, v and l all the three are mutually perpendicular। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलोसिटी, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, लेंथ y डायरेक्शन में है एंड मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर ये तीनों परपेंडिकुलर नहीं है, तो आपको क्या करना है? अदरवाइज क्या करना है? वी हैव टू टेक देयर परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो हमको क्या करना है? उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ध्यान में लेके सॉल्व करने का है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो केस नंबर 2। ये जो रोड था ना, वो कुछ लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोशन था इसका रोड का। बट अगर कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर, कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में रोटेशन कर रहा है, केस नंबर 2, मान लो कि कोई रोड जो है okay, so assume that the we are having a magnetic field in this direction, upward direction, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके, एंड एक रोड जो है ना, वो उसके एंड टर्मिनल में से, एंड पॉइंट में से जो एक्सिस पास होती है उसके रिस्पेक्ट में, वो है ना, उसके एंड में से जो एक्सिस पास हो रही है
उसके रिस्पेक्ट में वो मान लो कि रोटेट हो रहा है। तो ये जो रोड है वो इस हिसाब से उसके एंड पॉइंट में से जो एक्सिस पास हो रही है उसके हिसाब से वो रोटेट हो रहा है ऐसे। तो उसका रोटेशन का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है और उसका लेंथ जो है ना वो एल है। तो किसी को याद है इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द टू एंड ऑफ द रोड? ये रोड के दो एंड के बीच में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, किसी को पता है? एनीबॉडी? So in this case, induced EMF between the two end of the road between two end of a road is किसी को याद है फॉर्मूला? एनीबॉडी? The formula is half b omega L square. This is the formula for the induced EMF for this kind of situation. Is it understood, friend? यहाँ तक ये समझ में आया, friends? So that is the case number 2. Okay. So let's discuss one more case. Special case number 3. फ्रेंड्स, जो केस नंबर 2 था उसके अंदर ये तो बराबर है कि ये रोड के दो एंड के बीच में इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट ईएमएफ का मतलब क्या हुआ बेसिकली? तो बेसिकली ईएमएफ का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ऐसा हुआ कि कोई एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा और कोई एक नेगेटिव होगा। तो मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे पी एंड क्यू के रिस्पेक्ट में कौन सा वाला पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा? मतलब जो ईएमएफ है वो वीपी माइनस वीक्यू होगा या वीक्यू माइनस वीपी होगा? तो यहाँ पे जो ईएमएफ है वो वीक्यू माइनस वीपी होगा या वीपी माइनस वीक्यू होगा? तो वो समझने के लिए कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा या कौन सा नेगेटिव होगा, तो उसके लिए मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो मुझे पता करना पड़ेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव, उसके लिए मैं कुछ डिस्कशन कर रहा हूं, तो उसको थोड़ा समझने का ट्राई करेगा। तो अभी जो मेरा डिस्कशन है वो इसके बेस पे है कि क्या P पॉजिटिव होगा या Q पॉजिटिव होगा। तो फ्रेंड्स, the thing is how to find the direction of EMF. तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ मतलब कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको है ना इसके लिए पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगने वाला है वो फाइंड करना है। तो एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू कैन बी गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी। ओके, चलो इस सिस्टम में ऐसा मान लो कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और आपके तरफ जो आ रही है, आपके तरफ जो आ रही है वो जेड डायरेक्शन, ऐसा मान के चलो। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करना है तो क्यू पॉजिटिव। अब सोच के बताओ कि ये जब रोड ये रोटेट होगा, जब ये रोड रोटेट होगा तो उसका
वेलोसिटी वेक्टर कौन से डायरेक्शन में जाएगा? जब ये रोड यहाँ पे रोटेट होगा तो उसका वेलोसिटी वेक्टर कौन से डायरेक्शन में जाएगा? कोई बता पाएगा मुझे? जब रोड रोटेट होगा तो वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा? अभी रोड पी क्यू पड़ा हुआ है और उसको रोटेट करना है। रोटेशन कैसे हो रहा है मैंने ऊपर बताया हुआ है, ओमेगा का डायरेक्शन दिखा के। चलो कोई मुझे बताएगा वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में जाएगा? एनीबडी? अरे सोच के आंसर दो। आप गलत भी बोल दो तो चलेगा, कुछ तो बोलो। कोई बताएगा? जब ये रोड रोटेशन करेगा तो रोड के अंदर जितने भी चार्ज है वो अंदर की तरफ जाने का ट्राई करेंगे। मतलब ये प्लेन के अंदर की तरफ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन होगा माइनस के कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको दिख ही रहा है कि जे कैप है। मैग्नेटिक फील्ड तो दिख ही रहा है कि जे कैप है। अब आपको पता है कि आई जे के आई के आई जे, तो जे के आई तो यहाँ पे के क्रॉस जे तो माइनस आई हो जाएगा। तो आगे माइनस है एंड के जे माइनस आई तो माइनस माइनस प्लस आई। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब ये वाला जो टर्मिनल है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का वो टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का जो टर्मिनल है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना है तो मुझे लिखना चाहिए कि वी क्यू माइनस वी पी दैट शुड बी द ई एम एफ बिकॉज क्यू बिकम्स पॉजिटिव एंड पी बिकम्स नेगेटिव। चलो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? कभी कभी ऐसा Yes. पूछेंगे कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दिया होगा कि वी क्यू माइनस वी पी इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा स्क्वायर, वीपी माइनस वी क्यू ऐसा पूछेंगे। तो क्या वो कैसे पता चलेगा, वो समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes, sir. ओके। तो इसी ट्रैक पे मैं केस नंबर 3 ले रहा इसी ट्रैक पे मैं केस नंबर 3 ले रहा हूं। मुझे थोड़ा सोच के बताना कि अब what should be the magnetic field between the two end of the road? मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द टू एंड ऑफ द रोड। अब हमारा जो रोड है ना is going to be rotate the road is going to be rotate with respect to the axis passing through its midpoint। अब जो रोड है ना वो इस हिसाब से रोटेट हो रहा है कि उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एग्जैक्टली मिडल में आए। तो अब कोई मुझे बताएगा सोच के कि व्हाट इज द नेट ईएमएफ बिटवीन द टू एंड ऑफ पी एंड क्यू। द लेंथ ऑफ द रोड इज एल। The situation is the same that we had discussed in the previous case. This is the omega। इस हिसाब से रोटेट हो रहा है। तो पहली बात यह है कि यहाँ पे पॉइंट ओ एंड पॉइंट क्यू के बीच में यह प्रोड्यूस होगा। और मुझे अभी मैंने जो डिस्कस किया था आगे के केस में, तो आपको पता है कि जो आउटवर्ड जो एंड है वो पॉजिटिव था, इनवर्ड एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पहली बात ये कि वी क्यू पॉजिटिव होगा, वी ओ नेगेटिव होगा। तो वी क्यू माइनस वी ओ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा। अब एल स्क्वायर नहीं आएगा, एल बाई टू स्क्वायर आएगा। क्यों? बिकॉज इन दोनों के बीच में एल बाई टू डिस्टेंस है। तो वी क्यू माइनस वी ओ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल बाई टू स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। किन दोनों के बीच में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया? पॉइंट क्यू एंड पॉइंट ओ के बीच में। अब फ्रेंड्स सोचते हैं कि P एंड O, जो पॉइंट P है पॉइंट O है, तो उसके बारे में सोचो। तो
अगर हम ईएमएफ का डायरेक्शन फाइंड करेंगे, अब है ना, ईएमएफ का डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे कौन किसके लिए, तो बोले जो सेकंड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है पीओ, उसके लिए ईएमएफ का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके लेफ्ट साइड जो पीओ पार्ट है पीओ, उसके लिए हम फाइंड करेंगे ईएमएफ का डायरेक्शन। सो आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली फॉर द पार्ट पीओ। तो अब वहां पे फोर्स का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो फाइंड करने के लिए हम चार्ज पॉजिटिव है ऐसा मान लो। अब जब रोड रोटेट होगा तो ये जो पीओ जो पार्ट है वो बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ जाएगा, सोच के बताओ। ओपी जो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, तो मतलब उसका वेलोसिटी वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में आएगा, प्लस के गैप। प्लस की कैप। एंड मैग्नेटिक फील्ड तो जे कैप है ही, तो अब ये फोर्स का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, के जे माइनस आई। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा। तो मतलब कौन कौन सा वाला टर्मिनल पॉजिटिव हुआ, कौन सा वाला नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, मतलब रोड के नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, मतलब पॉइंट पी पे एक्यूमुलेट होगा। इसका दूसरा मीनिंग ऐसा हुआ कि पॉइंट ओ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। तो इन दोनों के बीच में, पी एंड ओ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके लिए मुझे वीपी माइनस वीओ लिखना चाहिए या वी ओ माइनस वीपी लिखना चाहिए, वीपी माइनस वीओ। वेरी गुड। तो वीपी माइनस वीओ ही लिखना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, बट वंस अगेन इट इज नॉट द एल, इट इज एल बाई टू, बिकॉज ये पी एंड ओ के बीच में डिस्टेंस एल बाई टू है। तो इसका भी आंसर आएगा 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। बट अगर आपको वीपी माइनस वीक्यू पूछते हैं या वीक्यू माइनस वीपी पूछते हैं, तो अगर आपको वीक्यू माइनस वीपी करना है तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का सब्ट्रैक्शन करो आप। तो वी क्यू माइनस वीओ माइनस वीपी माइनस माइनस प्लस वीओ कैंसिल हो जाएगा, तो वी क्यू माइनस वीपी हो जाएगा एट दैट इज कम्स आउट टू बी 0। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर इक्वेशन है ना वो वैलिड है, बट किसके लिए वैलिड है, व्हेन, देखो मैं केस नंबर 2 में वापस से केस नंबर 2 पे आता हूं, तो उसमें मैंने हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर प्रूव किया रोड के दो एंड के बीच में ईएमएफ, बट रोड के दो एंड के बीच में ईएमएफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये सब मैंने प्रूव किया, बट कब, व्हेन द रोड इज रोटेटिंग, व्हेन द रोड इज रोटेटिंग with respect to the axis passing through its end। बट अगर रोड रोटेट कर रहा है उसके मिडिल में से जो एक्सिस पास हो रही है उसके रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है, तो व्हाट शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द रोड, 0। 0। So finally what is the conclusion, the conclusion is that if road is rotating with respect to the axis passing through its midpoint, then EMF between its two end will be, बोलो क्या आएगा आंसर, 0। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। बट इन दोनों केस में, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 दोनों में रोटेशन का जो प्लेन बनेगा, रोड के रोटेशन का जो प्लेन बनेगा, दैट प्लेन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये रोटेशन का जो प्लेन बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, अदरवाइज वी कैन से, आई कैन से the plane of, otherwise I can say the magnetic field must be
perpendicular, magnetic field must be perpendicular magnetic field must be perpendicular to the plane formed by the rotation of the rod. रोड के रोटेशन के द्वारा जो प्लेन बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर होना ही चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय द रोटेशन ऑफ द रोड, दैट शुड बी नोटेड. अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा कंपोनेंट लेना है फॉर्मूला में जो ये प्लेन से परपेंडिकुलर हो. अदरवाइज then you can apply the formula half b omega l square. Is that clear to you friends? Yes, sir. तो यहाँ पे रोड के रोटेशन के द्वारा जो प्लेन बन रहा है that must be perpendicular to the magnetic field, और magnetic field must be perpendicular to the plane formed by the rotation of the road. चलो अब एक क्वेश्चन JEE के अंदर पूछा था, वो केस मैं आपको सिखा रहा हूं. अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं that was asked in the JEE examinations. देखो केस नंबर 4. मैग्नेटिक फील्ड एज ए परपेंडिकुलर है, मतलब वाई डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है. और यहाँ पे एक रोड है मेरे पास, एक रोड है मेरे पास और उसको रोटेट करना है. बट मेरा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ ऐसा है. एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस हिसाब से है कि जिसमें 3/4 पार्ट रोड का एक साइड आए और 1/4 पार्ट एक साइड आ जाए. तो इसके लिए मुझे क्वेश्चन पूछा था JEE के एग्जाम के अंदर. इस टाइप का क्वेश्चन था कि ये पॉइंट P है, मान लो कि ये पॉइंट Q है, सॉरी पॉइंट O है, एंड ये पॉइंट Q है. दिस इज अ L/4 पार्ट एंड दिस इज अ 3L/4 पार्ट. तो अब मुझे यहाँ पे तीन चीज फाइंड करनी है. एक तो VP माइनस VO क्या होगा, Q माइनस VO क्या होगा, एंड VP माइनस VQ क्या होगा. मुझे ये तीन चीज फाइंड करनी है यहाँ पे. नंबर 1, I want to find VP माइनस VO. तो एक चीज तो कंफर्म्ड है कि ये P एंड O के बीच में डिस्टेंस कितना है, L/4. L/4. तो L/4 है, राइट. तो उसका EMF मतलब इन दोनों के बीच में कितना आएगा, Half b omega l square by 16. L/4 स्क्वायर. बट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दो है, ये प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इट मे बी अ प्लस और माइनस. तो अब मुझे पता ये करना है कि ये मतलब कौन सा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, मुझे ये भी पता करना है. तो वैसे हमने प्रीवियस केस में डिस्कस कर लिया है, तो भी मैं एक बार आपको वापस से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है. आपको पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है वो आपको फाइंड करना है. तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट PO. OP पार्ट के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं. तो ये OP पार्ट के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. तो फ्रेंड्स पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F इक्वल्स टू QV क्रॉस B. जब ये रोड रोटेट होगा तो ये जो OP पार्ट है वो बाहर की तरफ निकलेगा या अंदर की तरफ जाएगा, बाहर. तो मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है ना वो प्लस k कैप है, मैग्नेटिक फील्ड J कैप है. वो तो दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड है.
तो के क्रॉस जे के आई के जे माइनस आई, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो भी पॉजिटिव पार्ट है, जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब वी पी जो है ना विल बी कम्स आउट टू बी ए ग्रेटर देन वी ओ, बिकॉज हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वी ओ पी ओ पार्ट में वो यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव एक्यूमुलेट होगा। चलो ये बात समझ में आया फ्रेंड्स। Yes, sir. अब तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी कम्स आउट टू बी 1/32 बी ओमेगा एल स्क्वायर। और ये आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा? बिकॉज पी ही पॉजिटिव है ओ के रिस्पेक्ट में। तो ओ के रिस्पेक्ट में पी ही पॉजिटिव है, दैट इज सो दैट आंसर इज वैलिड। योर आंसर इज वैलिड। पॉजिटिव ही लिखना चाहिएगा, यहाँ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। चलो सेकेंडली मुझे ये फाइंड करना है कि वी ओ माइनस वी क्यू क्या होगा। तो पहले तो ये पता करो कि वी ओ एंड क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है। 3L/4. 3L/4 है। तो पहले तो ये मुझे पता करना पड़ेगा कि हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर के बदले आ जाएगा आपका 3L/4 द होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 9/32। 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, तो 3 का स्क्वायर 9, 9/32 बी ओमेगा एल स्क्वायर। बी ओमेगा एल स्क्वायर। चलो इतना समझ में आया। बट यहाँ पे वापस से मुझे पता करना पड़ेगा कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। वापस से पता करना पड़ेगा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो अब वापस से वही चीज करेंगे। वैसे अभी तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि कैसे करना है, बट एक बार फिर से तो भी कर लेते हैं। नाउ आई थिंक यू गॉट द कॉन्फिडेंस। अभी डिस्कशन जो चल रहा है वो पार्ट ओ क्यू के लिए चल रहा है। तो जब ये रोड रोटेट होगा तो जो ओ क्यू पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ आएगा? अंदर. अंदर की तरफ जाएगा ना। और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करना है तो क्यू तो पॉजिटिव लेंगे, बट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो माइनस के मुझे लेना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की साइड मतलब जे केप ही है। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन जो है माइनस बाहर निकालो के जे माइनस आई तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो कौन पॉजिटिव हो जाएगा? क्यू एंड ओ के बीच, क्यू एंड ओ के रिस्पेक्ट में कौन पॉजिटिव होगा? O. अरे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो रोड है ना ये ओ क्यू, Q, Q, Q. तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा तो यहाँ पे सब कुछ एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. वी क्यू इज ग्रेटर देन वी ओ। तो अभी अगर आप वी ओ माइनस वी क्यू लिखते हो तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो Negative. यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा बिकॉज किसका पोटेंशियल ज्यादा है? तो क्यू का पोटेंशियल ज्यादा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप वी क्यू माइनस वी ओ लिखते तो बराबर था, बट वी ओ माइनस वी क्यू लिख रहे हो तो उल्टा हो जाएगा। एंड दैट इज वाई आई कैन से वी क्यू माइनस वी ओ अगर लिखना है तो वो पॉजिटिव रहेगा, एंड दैट विल बी 9/32 बी ओमेगा स्क्वायर। बट जेडब्ल्यू में ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछा था। जेडब्ल्यू के एग्जाम के अंदर पूछा था वीपी माइनस वी क्यू, दोनों के एंड टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था। तो फ्रेंड्स ये वीपी माइनस वी क्यू फाइंड करने के लिए मुझे ये दोनों तो फाइंड करना ही पड़ेगा, उसके बाद जाके मुझे वीपी माइनस वी क्यू मिलेगा भैया। तो अब वीपी माइनस वी क्यू मुझे मिल सकता है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वीपी माइनस वीओ है, दैट इज 1/32 बी ओमेगा स्क्वायर। एंड इक्वेशन 2 के अंदर वी क्यू माइनस वीओ है, वो है 9/32 बी ओमेगा स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो Vp माइनस वीओ माइनस वी क्यू प्लस वीओ, तो वीओ वीओ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा Vp माइनस वी क्यू और बचेगा 9/1/32 माइनस 9/32। तो अब इक्वेशन 1 एंड 2 के ऊपर से हम कह सकते हैं कि Vp माइनस वी क्यू इज इक्वल्स टू 1/32 बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस 9/32 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो -8/32
बी ओमेगा एल स्क्वायर मिलेगा आपका, दैट इज -1/4 बी ओमेगा स्क्वायर, एंड दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द जेडबलई। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? સર આ જે કન્ડિશન છે કે પોઝિટિવ ચાર્જ ટર્મિનલ્સ ઉપર એક્યુમ્યુલેટ થઈ જાય એ તો ખાલી આ સ્ટેજ માટે જ છે ને? फिगर ધારો वाज કે गिवन, फिगर वाज गिवन टू द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन। तो સર એટલે ये रोटेशन जो हो रहा है ना उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर रोटेशन का डायरेक्शन उल्टा हो जाए तो पूरा चीज उल्टा हो जाएगा। ये रोटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा। अगर रोटेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो पूरा चीज अपोजिट हो जाएगा। સર અને આ રોટેશન સેમ ડાયરેક્શનમાં જ રાખે બટ પીક્યુ જે છે એ એક્ઝેક્ટલી એટલે perpendicular to the plane type आई जाए PQ रोड तो શું થાય? मतलब क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। सर मतलब ये जो P पॉइंट है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाए और Q पॉइंट है वो स्क्रीन के अंदर आ जाए तो फोन की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन। हाँ मतलब वो वही होगा, तो भी वही होगा। तो भी अगर आप राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करोगे तो पूरे रोटेशन के दौरान यही फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा थ्रू आउट द रोटेशन। रोटेशन का ओके सर। कोई भी स्टेट आप ले लो, बट मैंने ये स्टेट इसलिए लिया बिकॉज आपको ये आई कैप जे कैप के कैप इजीली आप अप्लाई कर सको। अदरवाइज बाय द राइट हैंड स्क्रू लो, आप कोई भी केस ले लो, आपका आंसर यही आएगा थ्रू आउट द रोटेशन। इज दैट क्लियर? ओके सर। अब एक और केस मैं आपको सिखा रहा हूं जो JEE 2013 के अंदर पूछा था, केस नंबर 5। JEE 2013 के अंदर ये केस पूछा था। उसमें ऐसा दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड एज ए परपेंडिकुलर अप्लाई किया हुआ है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बट अब दिया था ऐसा कि एक स्ट्रिंग के साथ एक स्ट्रिंग थी, और वो स्ट्रिंग का जो लेंथ था ना वो 12 था, और उसके साथ एल लेंथ का रोड अटैच किया था, ऐसा था। हाँ, थ्रू आउट द रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड सब जगह पे है। मैंने तो बहुत कम जगह पे दिखाया हुआ है, बट मैग्नेटिक फील्ड इज एवरीवेयर, इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसा था। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये जो स्ट्रिंग है ना उसका लेंथ 12 है, एंड रोड का जो लेंथ है ना वो एल है, और अब ये रोड रोटेट हो रहा है इस हिसाब से। तो व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोड, दैट इज द क्वेश्चन। ये 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। है कोई माइका लाल, कोई बताएगा कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन? सर આમાં જે સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ છે એ બી अरे स्प्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। आई एम नॉट સ્ટ્રિંગ अच्छा सॉरी। स्ट्रिंग, इट इज अ स्ट्रिंग। સર તો આમાં તો પેલું એ બનશે શું કહેવાય सर्कल પેલું लूप बनसे सर्कुलर लूप। सर्कुलर तो बनेगा ही ना, रोटेशन होगा तो सर्कुलर तो बनेगा ही बनेगा। सर रिंग बनेगा रिंग। मुझे ये फाइंड करना है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा रोड के अंदर, रोड के अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, दैट इज माय क्वेश्चन। સર જે સર્ક્યુલર લૂપ હોય છે જે રિંગ એમાં તો ईएमएफ થાય। देखो अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। पहले ऐसा मान लो
कि हमारा जो रोड है ना उसका लेंथ 3L है। ऐसा मान लो कि हमारा रोड जो है उसका लेंथ 3L है, 3L, एंड यू कैन अप्लाई द फर्स्ट केस। जो पहले हमने जो फर्स्ट केस में डिस्कस किया था वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा फर्स्ट केस कि रोड अपने एंड के हिसाब से रोटेट हो रहा है, एंड टर्मिनल के हिसाब से, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पे ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि हम ऐसा मान लेंगे कि हमारा जो रोड है ना उसका लेंथ 3L है, बट एक्चुअल में तो हमारे रोड का लेंथ कितना है? एल। L है। तो हम क्या करेंगे कि 3L लेंथ का रोड है ऐसा मान लो। तो अगर रोड का लेंथ 3L है तो फिर ईएमएफ कितना इंड्यूस होना चाहिए? अगर ऐसा मान लेते हैं कि रोड का लेंथ 3L है तो व्हाट शुड बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ? 9 3/2 बी B ओमेगा। omega L square. नहीं, हाफ बी ओमेगा 3L द होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? इज दैट ओके? यस सर। बट हमारा जो एक्चुअल रोड है वो तो L लेंथ का है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब सोचो कि ये जो हमारा रोड है ना वो 3L लेंथ के रोड में से ये 2L लेंथ का रोड जो है ना उसमें उसको मैंने निकाल दिया, तो ये रोड आ जाएगा, ये बाकी बचा वो। सो बट એટલે આ એલ્જેબ્રિકલી આવું કરી શકાય? हाँ हाँ, अरे मैंने वही बराबर ही किया है, कुछ गलत नहीं किया है। जो मैं आपको बताऊं मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। देखो आप थोड़ा सोचो। આ સર મતલબ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે આ ખબર નથી અમને। नहीं नहीं, खबर नहीं नहीं पड़े, लॉजिकली छह जेमा कोई वांधो नहीं जो समझाओ। देखो पहले ऐसा मान लो कि हमारा जो रोड है ना वो 3L लेंथ का है। तो ये 3L लेंथ का रोड है ऐसा मान लिया, राइट? तो उसका पूरे सिस्टम का मुझे ये मिल जाएगा। फिर मैं एक काम करता हूँ, जो पहले वाला 12 है ना उसका सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे जो लास्ट में L बचेगा उसका मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 3L लेंथ के रोड का ये है, उसमें से पहले जो 12 पार्ट है उसका सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो बाकी का जो L पार्ट है जो हमारा एक्चुअल सिस्टम है उसका मिल जाएगा मुझे। इज दैट क्लियर? સર બટ ઈએમએફ તો ખાલી ટર્મિનલ્સ ઉપર હોય છે ને? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, ईएमएफ जो होता है वो रोड के टर्मिनल के ऊपर प्रोड्यूस होगा। ये रोड का टर्मिनल सपोज के P है, ये Q है, बट मुझे फाइंड करना है ये PQ के अंदर कितना ये प्रोड्यूस हो रहा है। मेरे पास जितने भी इक्वेशन थे उसमें क्या था कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था वो या तो रोड के एंड में से पास हो रहा था या फिर रोड के मिडल में से पास हो रहा था, ऐसा कुछ था। अब ऐसा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पहली बार आया, तो मैंने ट्रिक क्या किया, मैंने ट्रिक ये किया कि मैं ऐसा मान लेता हूं कि मेरे पास 3L लेंथ का रोड है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मेरे पास 3L लेंथ का रोड है, ऐसा मान लेते हैं। चलो ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास ये 3L लेंथ का रोड है। तो ये 3L लेंथ का अगर रोड आपके पास है तो फिर ये पॉइंट O से शुरू करके, चलो आपको एकदम क्लियरली मैं बोल देता हूं कि अगर 3L लेंथ का रोड है तो ये आपका जो EF आएगा वो किसके बीच में आएगा? O एंड Q के बीच में आएगा। यस सर। तो ये O से शुरू करके Q के बीच में इतना आएगा। अब मैं क्या करूंगा, तो EMF मुझे P एंड Q के बीच में फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, O एंड Q के बीच में जो EMF है उसमें से O एंड P के बीच वाला EMF मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे P एंड Q के बीच में EMF मिल जाएगा। ये मैंने किया। आया बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो ये चीज करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसके अंदर स्ट्रिंग दिया है तो आपको क्या करना है, तो आपको ऐसा सोच लेना है, ऐसा मान लेना है कि आपका जो रोड है वो मतलब एंड तक है और उसमें से जो पार्ट नहीं है उसका ईएमएफ सब्ट्रैक्ट कर दो, उसका ईएमएफ सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब एक्चुअली आपका जो ईएमएफ है बिटवीन द P एंड Q यू कैन फाइंड। तो ये कैसे मिलेगा, तो पहले तो फॉर्मूला है हाफ बी ओमेगा। तो O पॉइंट से लेके Q पॉइंट का डिस्टेंस है ना वो 3L है, तो 3L स्क्वायर माइनस, अब क्या करूंगा मैं, हाफ बी ओमेगा क्या करूंगा, 2L स्क्वायर। तो ये मुझे रोड का ईएमएफ मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर कॉमन, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो फाइनली इन दिस सिचुएशन द आंसर इज कम्स आउट टू बी 5/2 बी ओमेगा L स्क्वायर।
So that is was the question asked in the JEE 2013. 2013 के अंदर यही क्वेश्चन पूछा था JEE के एग्जाम के अंदर. तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? સર આમાં બાવા લંગોટીનો કોન્સેપ્ટ નખાય કે BVL L ની જગ્યા मुझे लगता 2πr. है कि आप है ना लेक्चर लेट ज्वाइन किया है आपने, मुझे ऐसा लग रहा है. एम आई राइट? હા સર. देखो સર मैं बता दूं आपको. देखो वो जो बावा लंगोटी वाला जो कंसेप्ट है ना, वो जब रोड लीनियर मोशन करता है, देखो केस नंबर 1 मैंने वही किया है कि बावा लंगोटी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द रोड इज मूविंग लीनियरली. तो ये लीनियर मोशन है तो बावा लंगोटी है, बट अगर रोटेशनल मोशन है तो हाफ बी ओमेगा स्क्वायर. अच्छा, आपका कहने का मतलब ऐसा है कि वो प्योरली थियरी में जाते हैं, तो હા કે वो भी कर પેલો सकते રિંગ हैं. ફોર્મ वो કરે ને. वही कर सकते हैं ना, तो उसमें कोई चीज प्रॉब्लम नहीं है. देखो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेथड नहीं करना है, आप बावा लंगोटी वाला मेथड करना है, तो वो भी कर सकते हैं. तो एक काम करते हैं, चलो वही करते हैं, आपकी मर्जी. अज्यूम करो कि x डिस्टेंस पे एक छोटा सा सेगमेंट है जिसका હા બસ હું વાત કહેતો હતો કે ઇન્ટિગ્રેશન પછી લઈ લઈએ. वो you get the same answer. Definitely you get the same answer, but it will be quite a difficult method, slightly difficult method. હા એટલે એ વાંધો નહીં પણ આ ટ્રીકમાં થોડું ખબર ના પડી એમ એટલે नहीं, ये इजी रहेगा. आप देखो ये थोड़ा डिफरेंट आप जो कर रहे हो वैसे मैं आपको समझाता हूँ. तो ये dx लेंथ है रोड का, तो उसके लिए जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा? तो बावा लंगोटी, लंगोटी के बदले dx. बट v इक्वल्स टू क्या होता है? तो v इक्वल्स टू r ओमेगा. यहाँ पे r के बदले x है, x ओमेगा एंड इंटू डी एक्स. इज दैट क्लियर? अब आपको ईएमएफ फाइंड करना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. कहाँ से कहाँ तक? तो बोले 2l से 3l तक. इज दैट क्लियर? बिकॉज हमारा रोड तो जो है ना वो 2l से स्टार्ट होता है और 3l पे खत्म होता है. इज दैट क्लियर? યસ सर. और ये हो गया आपका बी ओमेगा एक्स डी एक्स. अब बी ओमेगा बाहर निकल के आएगा. अब एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम 2l टू 3l. इज दैट क्लियर? तो अभी जो आपका आंसर आएगा वो मैं हाफ को बाहर निकाल देता हूँ. तो हाफ बी ओमेगा, हाफ को मैंने बाहर निकाल दिया, बी ओमेगा. अब बाकी क्या बचेगा? 3l द होल स्क्वायर मतलब 9l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर. तो ये आपका हो जाएगा 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर. यू गेट द सेम आंसर? यस और नो? यस सर. So you can do this thing as well. Okay, ઓકે સર. but I think the previous one is more easier for you. वो सिंपल. હા એટલે એનો વાંધો નહીં પણ પેલો લોજિકલ પ્રોપર અપ્રોચ ખબર પડે ને તો ओके એમ. ओके, अंडरस्टूड. યસ સર. So these are the special cases to find the EMF. We are playing with the road and the EMF. But ये सारे केस में एक चीज आपको याद रखना है कि जब रोटेशन होगा तो रोटेशन के द्वारा जो रोड, ये जो रोटेशन के द्वारा जो प्लेन बन रहा है वो प्लेन जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए. द प्लेन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द magnetic field. Vice versa, I can say a magnetic field must be perpendicular to the plane formed by the rotation. अगर वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा कंपोनेंट लेना है जो ये रोटेशन के द्वारा जो प्लेन फॉर्म होगा उसके परपेंडिकुलर हो. ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लेके सॉल्व करना है. इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर. तो फ्रेंड्स ये चैप्टर के अंदर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में तो था ही. उसके बाद यू शेप्ड फ्रेम के अंदर अगर रोड रोटेट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया गया है और वहाँ पे एक यू शेप का फ्रेम है और उसके दो एंड पे रोड जो है वो रोटेट कर रहा है और वो मोशन कर रहा है. तो ये यू शेप्ड फ्रेम के ऊपर एक रोड पड़ा हुआ है और वो मूव कर रहा है राइट साइड v वेलोसिटी के साथ.
तो ईएमएफ हमको पता है BVL है। इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जो आएगा, रोड राइट साइड जाएगा तो फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज होगा। रोड राइट साइड जाएगा तो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको डिक्रीज करने के लिए करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए इंड्यूस्ड फ्लक्स बाहर की साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। एंड जो करंट का फॉर्मूला है वो BVL/R रहेगा। और यहाँ पे पावर जो हमको देना पड़ेगा, हमको जो मैकेनिकल पावर देना पड़ेगा रोड को मूव करने के लिए, या इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे जो इंड्यूस होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू BVLI EMF into I, and that is equals to B square V square L square upon R. So this much power is going to be, either we need to provide this much power, or the same power is going to be produced as a electrical power according to the conservation of energy. तो ये टॉपिक था एक। और उसके बाद इस चैप्टर के अंदर एक एडी करंट का टॉपिक था, एंड सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन था। तो फ्रेंड्स, हम सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। સર हाँ बोलो। સર પેલો જે તમારી મેથડ હતી એમાં -1/4 આવ્યું અને પેલામાં 5/2 આવ્યું હતું. કઈ મેથડમાં? બંનેમાં સેમ જ આન્સર આવે છે। અચ્છા હા 5/2 b omega L square 5/2 b omega, what is the problem? હા સર વાંધો નહીં. हाँ ओके ना। હા સર ओके, तो सेल्फ इंडक्शन, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है -L/di/dt। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अ सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस्ड सेल्फली इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस कैसे मिलेगा? तो वेर L इज इक्वल्स टू नेट फ्लक्स डिवाइड बाई I। तो नेट फ्लक्स divided by current, its own current is giving you the self inductance। एंड हमने ये भी डिस्कशन किया था कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 3-4 चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। कोयल के नंबर ऑफ टन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर उसके शेप के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर उसका जो साइज है, डायमेंशन है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, एंड द मीडियम ऑन विच इट इज वाउंड, मीडियम ऑन विच इट इज वाउंड, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। हमने ये भी पता किया था कि अगर कोई सोलेनॉइड है, मतलब कोई कॉइल है, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस हमने थ्योरी में प्रूव किया था μ0 n² A into L, if you remember, that was the formula। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, where small n, if you remember, small n is the number of turns per unit length। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, μ0 n² A/L भी कह सकते हैं। So that was the formula of self inductance of the coil। हमने ये भी प्रूव किया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, किसी को फॉर्मूला याद है फ्रेंड्स? किसी को याद है? एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर is a half Li square, half Cv square, like that, is a half Li square। and if you remember that energy density, किसी को पता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला? तो that was a B²/2 μ0, that was the energy density, B²/2 μ0, that is also we had proved in the some illustration। तो ये इंडक्शन के दो पार्ट थे, सेल्फ इंडक्शन,
जिसमें खुद का ही फ्लक्स कनेक्ट होता है और उसी में चेंज आता है, तो सेल्फ इंडक्शन होता है। और दूसरे कॉइल का फ्लक्स खुद में, दूसरे का फ्लक्स खुद में, मतलब दूसरे कॉइल का फ्लक्स पहले कॉइल में लिंक होता है और उसमें अगर चेंजेस होता है तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको म्यूचुअल इफेक्ट बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। तो अभी जो मैंने बात किया दैट इज अबाउट द, अभी जो मैंने बात किया दैट इज अबाउट द सेल्फ इंडक्शन। तो इंडक्शन जो है उसके दो पार्ट है। तो अभी जो मैंने डिस्कशन किया था दैट इज रिगार्डिंग द सेल्फ इंडक्शन। तो ये जो था वो सेल्फ इंडक्टेंस था। सर बोलो। સર આપણે જે આ કોઇલ હોય છે એના हम्म, આપણે કરંટ ગ્રેજ્યુઅલી ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો हम्म, એના કારણે આ સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સ ઇન્ડ્યુસ થશે, અરે સેલ્ફ ઈએમએફ ઇન્ડ્યુસ થશે, બરાબર. परफेक्ट। हम्म, પછી એના કારણે મેગ્નેટિક ફ્લક્સ બી એનો પોતાનો ચેન્જીસ આવશે એમાં. हम्म, हम्म, हम्म। પછી એ મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ના કારણે એને બેલેન્સ કરવા માટે પોતાનો કરંટ ફરતી વધારશે, તો આમ તો સાયકલ ચાલતી રહેશે ને. नहीं, वो बैलेंस करने के लिए वो डिक्रीज करता है ना। देखो जब आप करंट पास करते हो तो जैसे ही आप करंट पास करोगे तो क्या होगा कि इसके अंदर फ्लक्स लिंक होगा। लिंक होने से कुछ भी नहीं होगा, उसमें चेंज होना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप करंट को इंक्रीज करने का ट्राई करोगे, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो इंक्रीज होगा। जैसे ही वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा और वो ईएमएफ इंड्यूस होके क्या करेगा, आप जो कर रहे हैं उसका अपोज करेगा। आप जो चीज कर रहे हैं उसका अपोज करेगा, मतलब वो साइकिल स्टार्ट नहीं करेगा, वो साइकिल को एंड करने का ट्राई करेगा। तो अगर आपको वो साइकिल मेंटेन करना है तो बाहर से एनर्जी देते रहना पड़ेगा आपको। इज इट क्लियर? ઓકે સર, આપણે એનર્જી આપતા રહેશું પણ એ સામેથી એનર્જી એવી અપોઝ કરવાની કેપેબિલિટી રાખતું જ રહેશે તો ક્યારેય બી तो કરંટ તો ઇન્ક્રીઝ देखो કરી देखो જ નહીં देखो, શકીએ ને. जैसे मैं मेरी बात सुनो, जैसे ही आप एनर्जी प्रोवाइड करना बंद कर दोगे तो ऑन द स्पॉट क्या होगा, ऑन द स्पॉट फ्लक्स का वेरिएशन चेंज होना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही फ्लक्स का वेरिएशन चेंज होना बंद हो जाएगा तो ऑन द स्पॉट वापस से उसका भी एनर्जी चला जाएगा ऑन द स्पॉट, सेम टू सेम। ये दोनों इफेक्ट साइमल्टेनियसली चलती है। जैसे आप एनर्जी बंद करोगे तो उसका भी एनर्जी खत्म हो जाएगा ऑन द स्पॉट। ઓકે સર. इज दैट क्लियर? યસ સર. तो ये जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस था। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कोइल 2 के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है दैट इज M21 ऑन 2 by 1 di1 by dt. So that is the formula of mutual inductance, where M21 is the flux of coil 2 upon the current of coil 1. It is a mutual inductance। जो फिनोमिनन है उसको इंडक्शन बोलते हैं और इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस बोलते हैं इसको। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना वो 6 चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स, शेप, डायमेंशंस, मीडियम ऑन विच दे आर बाउंड, उसका डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल एंड द ओरिएंटेशन बिटवीन द टू कॉइल्स, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। हमने यहाँ पे एक और चीज प्रूव किया था कि अगर दो कॉइल, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, अभी जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए नया है, आपके टेक्स्ट में नहीं है। हमने ये प्रूव किया था कि अगर दो कॉइल कोएक्सियल है, अगर दो कॉइल कोएक्सियल है the two coils are coaxial, સર बोलो। સર આ જે ઇન્ડ્યુસ ઈએમએફ છે એ
પેલા સ્ટેટિક ફ્રિક્શન જેવું જ કામ કરે ને પેલા 11th માં તમે કીધું હતું ને સ્માર્ટ વેરી हाँ, वो સ્માર્ટ ऐसा कह सकते हैं, जब तक आप वेरिएशन करोगे तब तक वो प्रोड्यूस होगा, जैसे ही आप वेरिएशन करना बंद कर दोगे तो ऑन द स्पॉट वो भी बंद हो जाएगा, कह सकते हैं। ઓકે तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में ये चीज बराबर है, आप जो बोले वो। अब यहां पे मैंने प्रूव किया था, अगर आपको याद हो, कि इस सिस्टम का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इस सिस्टम का ये जो सिस्टम है उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दैट वाज गिवन बाय म्यू नॉट n1 n2 into al, if you remember, where a is the area of a cross section of a smaller ring, स्मॉलर कॉइल। जो कम वाला क्रॉस सेक्शन है वही आपको कंसिडर करना है। दोनों में से जिसका क्रॉस सेक्शन कम होता है वही आपको कंसिडर करना है इसमें। सो दैट इज टू बी नोटेड। ये हमने वैसे प्रूव किया था, ये ऑलरेडी हमने प्रूव करके दिया था। स्मॉलर का क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं कि स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए अगर कैपिटल ए मानते हैं तो ए उसका कैपिटल, स्मॉलर का एरिया ए मान लेते हैं, बिगर का ए डैश मान लेते हैं, तो ए इज द एरिया ऑफ कॉइल ऑफ अ स्मॉलर क्रॉस सेक्शन। ओके, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मान लो कि दोनों कॉइल के क्रॉस सेक्शन सेम है, मान लेते हैं कि दोनों कॉइल के क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों का लेंथ तो वैसे भी सेम है, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो म्यू जीरो n1 n2 a बाई एल हो जाएगा। दैट इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एल इज द लेंथ ऑफ द सिस्टम। अब एक रिजल्ट मैं प्रूव करने वाला हूं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेडब्ल्यू एंड नीट। द रिजल्ट इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, देखो फ्रेंड्स, कोइल 1 का सेल्फ इंडक्टेंस जो है, कैन आई से इट इज अ म्यू जीरो n1 स्क्वायर a बाई एल। कोइल 1 का सेल्फ इंडक्टेंस ये रहा, देखो ये रहा म्यू जीरो n स्क्वायर a बाई एल, ये रहा आपका फॉर्मूला यहाँ पे, देखो दिख रहा है आपको, म्यू जीरो n स्क्वायर a बाई एल। एंड कोइल 2 का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, म्यू जीरो n2 स्क्वायर। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि दोनों कोइल का क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ सेम है, दोनों के क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ सेम है, ऐसा मान के चलते हैं, तो L2 इज इक्वल टू म्यू जीरो n2 स्क्वायर a बाई एल। तो फ्रेंड्स अब L1 इंटू L2 कर दो, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो स्क्वायर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर a स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। बट ध्यान से देखो तो ये तो क्या हो गया, एम स्क्वायर। ये तो m स्क्वायर हो गया। तो फ्रेंड्स फाइनली आई कैन से m स्क्वायर इज इक्वल्स टू L1 L2। So the result conclusion is that the mutual inductance can be given by L1 into L2 in root. But friends, always remember this is valid only when the whole flux of one coil
is completely linked with the other coil. So this is valid only when the whole flux is linked with the other coil. मतलब दोनों coil के अंदर एक दूसरे के साथ जो flux एक का जो भी flux produce हो रहा है वो दूसरे के साथ 100% अगर 100% वो लिंक हो रहा है तो ये फॉर्मूला है. Otherwise the general formula is this. More general formula is m is equals to k root L1 into L2, where k is a linkage constant. मतलब अगर 100% फ्लक्स अगर लिंक हो रहा है तो k का वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा. 100% मतलब 1. अगर 40% फ्लक्स लिंक हो रहा है एक का दूसरे में तो k का वैल्यू कितना? 0.4. So this is the formula. Is it understood, friends? सर આ ખાલી કોન્સેન્ટ્રિક માટે છે ને કોઇલ્સ? ना, अब ये जो फॉर्मूला है वो कोई भी दो कोयल का सिस्टम है, चाहे वो कॉन्सेंट्रिक है कि नहीं है, बट एक कोयल का अगर 40% फ्लक्स दूसरे के अंदर लिंक हो रहा है तो आप यहाँ पे 0.4 लेके L1 इंटू L2 करके m फाइंड कर सकते हो. इज दैट क्लियर? ओके सर. एंड लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टर्स. तो इंडक्टर के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ना, उसके जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के हिसाब से ही है. रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वही फॉर्मूला आप इंडक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो जो रेजिस्टेंस के लिए था वही इंडक्टर के लिए है. तो अगर સર આપણે આ સેલ્ફ લર્નિંગ માં કરીશું ને? सेल्फ लर्निंग में था वो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2, एंड फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ, बट यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब दो कॉइल एक दूसरे से बहुत दूर है, मतलब एक दूसरे का फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है. अगर एक दूसरे का फ्लक्स लिंक होगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ऐड होगा ये फॉर्मूला के अंदर. तो ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब दोनों कॉइल एक दूसरे से बहुत दूर है, एक दूसरे का फ्लक्स अगर लिंक नहीं हो रहा है तो फिर आप सिस्टम का इंडक्टेंस ऐसे फाइंड कर सकते हो. बट अगर कॉइल नजदीक है, एक दूसरे का फ्लक्स लिंक भी हो रहा है, तो यहाँ पे भैया थोड़ा चेंज आएगा. तो ये फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ फ्रेंड्स. इसका PDF मैं आपको भेज दूंगा. आप नेक्स्ट टाइम जब आते हो तो आप कंपल्सरीली क्या करके लाओगे फ्रेंड्स? आपको मैंने क्या बोला है, क्या करके लाना बोला है? मैग्नेटिज्म का आपको टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 कंपल्सरी सॉल्व करके लाना है. मैंने मैग्नेटिज्म के लास्ट लेक्चर आप लिंक में देख लेना. मैग्नेटिज्म के मैंने क्रिटिकल क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, वो आप एक बार वेरीफाई कर लेना. मैंने वीडियो ऑलरेडी लिंक में भेज दिया हुआ है. तो आप दो टॉपिक कंप्लीटली कंप्लीट करके लाना है, मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, एंड दूसरा जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक आपको कंपल्सरीली नेक्स्ट टाइम करके लाना है फ्रेंड्स. दूसरी बात, आपके वेडनेसडे को लेक्चर होता ही है. वेडनेसडे संतोष सर पुराने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के JEE एंड नीट के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज है आपके लिए. आप चाहे कोई भी यूट्यूब वीडियो देखो, तो जो भी एक्सपर्ट्स है वो आपको डेफिनेटली ये एडवाइस देते हैं कि आपको पुराने पेपर JEE के लिए, JEE के स्टूडेंट को JEE के, नीट के स्टूडेंट को नीट के पुराने पेपर कंपल्सरीली सॉल्व करना चाहिए. दैट इज द एक्सपर्ट ओपिनियन. और वो चीज मैंने संतोष सर को दिया है, तो संतोष सर कराते हैं आपको, तो आपको लेक्चर अटेंड करना चाहिए वो. ओके, तो फ्रेंड्स डोंट मिस द लेक्चर्स. मेरे लेक्चर में नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो तो ये मैग्नेटिज्म का कंप्लीट करके लाना, और संतोष सर आपको पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे. ओके, यस सर. तो आज का सेशन मैं यहाँ पे एंड करता हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स.